नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव अग्रवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पे मल्टीपल कंपनीज के इंटरव्यू एक्सपीरियंस डाले हुए हैं, इंटरव्यू प्रोसेस डाली हुई हैं। लाइक कॉग्निएंट हो गया, एक्सेंचर हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, एमडॉक्स हो गया एंड मेनी मोर। तो आज हमारे साथ है ऋषभ शर्मा, और जो हमारे साथ एमडॉक्स कंपनी है उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। रिसेंटली अभी उन्होंने उसका इंटरव्यू दिया था और उसको क्रैक भी किया था। तो पूरी क्या उसकी प्रोसेस है, डिटेल प्रोसेस है, क्या उसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगर आप भी उसका इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आप केवल एमडॉक्स का देने जा रहे हैं तो ही आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगा। किसी और कंपनी का भी अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। First, I would like to welcome him on my YouTube channel and would like to thank him that he is ready to share his interview experience. So, ऋषभ, अब आप अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें कि आपका कॉलेज कौन सा था, पास आउट ईयर कौन सा था, और फर्स्ट कंपनी आपने कहाँ काम किया, और टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। First of all, thank you, Eva, for calling me in your YouTube channel. And तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम ऋषभ शर्मा है। जैसा कि वैभव ने बताया, मैंने अपना ग्रेजुएशन एलएनसीटी भोपाल से कंप्लीट किया था 2019 में। उसके बाद मेरा प्लेसमेंट कॉलेज से ही विप्रो में हो गया था। और सबसे पहले हम लोगों ने विप्रो में 1 महीने की ट्रेनिंग की। उसके बाद वहाँ पे एक प्रोजेक्ट मिल गया था। मैंने विप्रो में लगभग 2.5 साल काम किया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कंपनी स्विच करने के लिए। तो एमडॉक्स का मैंने इंटरव्यू लगभग 5-6 महीने पहले दिया था, लगभग मई या जून में। ओके ओके, थैंक यू ऋषभ। तो आपने यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया फ्रेंड्स। तो जैसा कि ऋषभ ने बताया कि करीब करीब 2.5 साल तक उन्होंने विप्रो में काम किया। ऋषभ, सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर पूछने जाता हूँ कि मतलब रीजन क्या था आपका कंपनी स्विच करने के पीछे? कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन था कि सब लोग स्विच कर रहे थे कि चलो देखा देखी में मैं भी स्विच करता हूँ, ऐसा कुछ रीजन था कि आपका कोई पर्सनल रीजन था? रीजन यही था कि एक ही टेक्नोलॉजी पे काफी दिनों से काम कर रहा था। मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मेरी स्किल्स मतलब एनहांस हो रही हैं। और ये रीजन भी था, और बाकी पैकेज का रीजन होता ही है। तो फिर वो रीजन भी था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है ठीक है। तो ऋषभ, जैसा आपने बताया कि 6 मंथ्स बैक अराउंड आपने एमडॉक्स का इंटरव्यू प्रोसेस दिया, तो मेरे ख्याल से आपको अब एग्जैक्ट तो याद नहीं होगा, बट स्टिल इफ यू कुड रिकॉल दैट कि क्या प्रोसेस थी उसमें, कितने राउंड थे, लाइक रिटन एग्जाम था कि उसमें, या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू था, या फिर एचआर राउंड था, कितने क्या टेक्निकल राउंड थे, रिटन राउंड था, कोडिंग राउंड था? थोड़ा थोड़ा अगर हर एक राउंड के बारे में आप ब्रीफली बता सकें, दैट वुड बी ग्रेट आई गेस। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा मैंने अप्लाई कैसे किया, क्योंकि मैं देखता हूँ ज्यादातर लोगों को दिक्कत होती है कि उनके पास कॉल नहीं आता इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले मैंने मेरे काफी दोस्त एमडॉक्स में जॉब कर रहे थे पहले से, तो मेरे दोस्त ने रेफर किया मुझे। और मेरे पास कोई कॉल नहीं आया एमडॉक्स से। उसके बाद फिर मैंने naukri.com पे अप्लाई किया कैजुअली, मतलब ऐसे ही कर देते हैं अपन अप्लाई की। भरोसा नहीं होता कि कॉल आएगा भी या नहीं आएगा। लेकिन मेरे पास कॉल आया, एचआर का, और एक लिंक शेयर की गई मुझे मेल आईडी पे, और बोला गया मुझसे कि ये टेस्ट आपको देना है इस लिंक पे। तो फिर मैंने टेस्ट किया। टेस्ट कोडिंग प्रोसेस थे उसमें 2, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं थे। एक इजी था और एक मॉडरेट था। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था दूसरा क्वेश्चन, मैं याद कर पा रहा हूँ उसे। तो और उसके बाद एप्टीट्यूड क्वेश्चंस भी थे और इंग्लिश के क्वेश्चंस भी थे। तो टाइम लिमिट भी थी, तो मैंने जितना हो सका मैंने सॉल्व किया। मुझसे एक क्वेश्चन हुआ था, एक कंप्लीट हो गया था क्वेश्चन, दूसरा पार्शियल हो गया था। ऋषभ, यहाँ पे एक डाउट आ रहा है मुझे, जैसा सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन जैसा आपने बोला कि कोडिंग क्वेश्चंस थे, तो उसमें कोई लैंग्वेज का बाउंडेशन था कि ठीक है आप जैसे जावा पे काम करके आए हो अभी सपोज, या फिर पाइथन पे काम करके आए हो, या फिर कोई सी शार्प लैंग्वेज या C++, कोई एक बाउंडेशन था क्या लैंग्वेज का कि आप किसी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते थे? मैं वहां पे देख पा रहा था कि C++, जावा और पाइथन तो थी, जितना मुझे याद है। ओके, हाँ, 2-3 लैंग्वेज तो थी। ओके और उसके अलावा फिर मेरे पास, जैसा कि मैं बता रहा था कि रिटर्न दिया था मैंने, और उसके बाद मुझे 2-3 दिन बाद कॉल आया एचआर का, बोला कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है। तो इंटरव्यू दिया मैंने। इंटरव्यू लगभग 1 घंटे का था, और जिसमें सबसे पहले तो उन्होंने
जावा के क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि मैंने जावा के लिए अप्लाई किया था। ओके तो बेसिकली मैंने अप्लाई किया था जावा स्प्रिंग बूट बैकएंड डेवलपर के लिए। तो मुझे जावा के क्वेश्चंस पूछे के बाद में वही ऊप्स के कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके बाद थोड़े बहुत डेटाबेस के क्वेश्चन भी पूछे गए। क्वेश्चंस तो मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ। लगभग एक ही ऐसे क्वेश्चन पूछती हैं। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस तो से आते नहीं है, वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने एक प्लेटफॉर्म है, वो अपने प्लेटफॉर्म पे वहाँ सामने ही कोड लिखवाते हैं, एक कोड लिखवाते हैं और एक क्वेरी लिखवाते हैं। और जो इंटरव्यूअर होता है वो सामने बैठा होता है, स्क्रीन शेयर की जाती है। और इजी था, क्वेरी भी इजी थी, दोनों मतलब इतने डिफिकल्ट नहीं थे। तो ये तो मतलब मेरे साथ तो ये हुआ था। और कुछ लोगों का कहना था कि कोड मतलब उनके केस में मॉडरेट कोड भी आया है, लेकिन मुझे इजी आया। ओके तो ऋषभ, जैसा कि आपने बताया कि टेक्निकल इंटरव्यू आपका 1 आवर का हुआ था, तो और उसके बाद जैसा आपने बोला कि एक आपसे कोड लिखाया गया एंड एक क्वेरी भी थी, तो जो 1 आवर का टाइम पीरियड था उसी में ही इंक्लूड था कि ये सेकंड राउंड था आपका कोडिंग प्लस क्वेरी वाला? नहीं, ये सेकंड राउंड में उसी में इंक्लूड था। लगभग 1 घंटा 5 मिनट था इंटरव्यू। और उसमें मतलब कोड इतना डिफिकल्ट था नहीं, उतना उसमें टाइम लगा नहीं, और क्वेरी भी इजी थी। लगभग 45 मिनट इंटरव्यू। और बाकी 25 मिनट लगभग कोड और क्वेरी में लगा था। ओके तो ऋषभ, आई अंडरस्टैंड कि आप एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद नहीं रहते मेरे ख्याल से 6 मंथ्स के बाद अगर कोई ऐसा शेयर करे, बट इफ यू कुड रिकॉल सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर, लाइक ऊप्स हो गया, कलेक्शन हो गया, जो आपको लगता है कि हाँ स्प्रिंग बूट से भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मुझसे नहीं पूछेगा या फिर पूछे जा सकते हैं, या फिर जो आपसे भी पूछेगा, जावा में भी हो सकता है, स्प्रिंग बूट बैकएंड में जो भी आपने प्रिपरेशन करी है उससे आपको लगता है कि हाँ ये की फैक्टर्स हैं, की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको लोगों को आना चाहिए, तो इफ यू कुड रिकॉल देम एंड नेम देम तो इट वुड बी ग्रेट। हाँ, तो सबसे पहले वो ज्यादातर इंटरव्यू शुरू होते हैं तो जो इंटरव्यूअर होता है उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए ऊप्स कंसेप्ट पूछे जाते हैं। लेकिन लोग अक्सर ऊप्स कंसेप्ट को हल्के में ले लेते हैं। वो ऊप्स कंसेप्ट में ये भी पूछ लेते हैं कि आपने जैसे कि मैं बोलूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिज्म को आपने कहाँ यूज किया, उसको यूज करने का मतलब बेनिफिट क्या होता है, रियल टाइम एग्जांपल्स, रियल टाइम एग्जांपल्स भी पूछ लेते हैं। लेकिन लोग डेफिनेशन याद करके रह जाते हैं। ये कॉलेज के इंटरव्यू में चल जाता था, लेकिन एक्सपीरियंस के बाद नहीं चलता है। तो ऊप्स कंसेप्ट का हमें एग्जांपल भी पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम कहाँ करते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्ट्रिंग से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, व्हाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, और वहां से क्वेश्चन बनते हैं काफी। और इस स्ट्रिंग से प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस भी कुछ बनते हैं, जो छोटे छोटे प्रोग्रामिंग क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे लोग फंस जाते हैं कभी कभी। और उसके बाद कलेक्शंस काफी पूछा जाता है। कलेक्शंस में मतलब एरे लिस्ट तो आसान है ही, उसके बाद हैश सेट, हैश मैप और इंटरनल वर्किंग पूछी जाती है हैश मैप की। और इंटरनल वर्किंग हैश मैप की काफी पूछी गई मुझसे। और कॉन्करेंट हैश मैप ये भी पूछा गया। मल्टी थ्रेडिंग काफी इंपॉर्टेंट है, मल्टी थ्रेडिंग के क्वेश्चन में काफी फंसते हैं, और मल्टी थ्रेडिंग के क्वेश्चंस में की वजह से मेरा कुछ इंटरव्यूज में नहीं भी हुआ था, मतलब काफी पूछा जाता है वो। और उसके अलावा जावा 8 के न्यू फीचर्स, और जावा 8 के न्यू फीचर्स का यूज करके कुछ प्रोग्राम्स भी लिखवाए जाते हैं जो इजी प्रोग्राम होते हैं, लेकिन हम उन्हें इजीली बना सकते हैं। लेकिन जावा 8 में लिखने में कभी कभी दिक्कत होती है, क्योंकि हमें सिंटैक्स अच्छे से आते नहीं, और वहां पे वो हेल्प नहीं करते। सिंटैक्स और मेथड पता होने चाहिए आपको। और इसके अलावा आपको स्प्रिंग बूट में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्प्रिंग बूट में नॉर्मली जो एनोटेशंस होते हैं, एनोटेशंस पूछे जाते हैं। और उसके मतलब कभी कभी थोड़ा डीप में भी पूछ लेते हैं वो, लेकिन नॉर्मली एनोटेशंस। और फिर जो आपके प्रोजेक्ट में आपने जो काम किया है वो भी पूछते हैं। तो ऐसे मतलब इतना कुछ पूछते हैं, तो उसमें 1 घंटा बड़े आराम से हो जाता है। और फिर एक आध कोड भी लिखवा लेते हैं। हाँ, कोड जो है, कोड भी ऐसा नहीं है डीएसएल को आपने एडवांस लेवल का शुरू कर दिया, इतना नहीं पूछते वो लोग। कोड मतलब नॉर्मली जैसे कि आप
बेसिक लेवल के जितने भी कोड्स होते हैं वो सॉल्व कर लीजिए सारे। मैं कहूँ कि अगर आप 50-60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे जो कि गूगल पे होते हैं बेसिक लेवल की, तो ये आपके सारे मतलब इंटरव्यू क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन वो पूछ टाइम उतना ही होता है उनके पास। करेक्ट या टाइम बाउंडेशन सभी के पास होता है आई गेस। थैंक यू ऋषभ जो आपने यहाँ पे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी, मतलब टेक्निकल इंटरव्यू में कि क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जो लोगों को फोकस करना चाहिए, जिससे आपसे भी क्वेश्चन पूछे गए और लोगों से भी पूछे जा सकते हैं। नॉट ओनली इन एमडॉक्स, किसी और कंपनी का भी अगर वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो ऋषभ उसी को कंटिन्यू करते हुए कि जैसा आपने बताया कि टेक्निकल इंटरव्यू आपका 1 आवर के अराउंड हुआ था, तो उसका रिजल्ट कितने दिन बाद आ गया, और इसमें एक और उसके बाद क्या आपका फाइनल राउंड था? और इसमें एक और क्वेश्चन मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, लाइक कि जब आपने टेक्निकल इंटरव्यू दिया तो अपन को क्या होता है कि पता चल जाता है कि हाँ टेक्निकल इंटरव्यूअर जो है वो अपन से खुश है और अपना सिलेक्शन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी अपनी ज्यादा है। तो कितने परसेंट तक आपको लगता है कि हाँ आपके आंसर सही होने चाहिए? 70%, 80% या 50%, मतलब क्या, या फिर पूरे 100% आंसर ही आपके सही होने चाहिए तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है? आपका इसके ऊपर क्या व्यू है, और आगे की प्रोसेस इफ यू कुड टेल दैट वुड बी ग्रेट। सबसे पहले मैं तुम्हारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा। जब हम इंटरव्यू देते हैं हमें उसी टाइम पता चल जाता है कि हमने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दिए हैं, कितने की गलत दिए हैं। और ये काफी डिपेंड करता है कंपनी पे। अगर कंपनी को अगर काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो हो सकता है अगर आपके 70% क्वेश्चंस के आंसर सही हो आप उस पर भी सिलेक्ट हो जाए। और अगर नॉर्मली जो होता है वो मेरे हिसाब से 80 to 90% क्वेश्चंस के आंसर सही होने चाहिए। वो इतना कंप्रोमाइज, बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज नहीं करते वो लोग। और आपको मतलब जो कोडिंग क्वेश्चंस हैं वो तो जरूरी है, मतलब आप बना ही लो। अगर एक आध थ्योरेटिकल क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसमें इतना वो ध्यान नहीं देते, लेकिन कोडिंग क्वेश्चन तो सही होना ही चाहिए। अगर डेटाबेस की क्वेरी लिखने के लिए देते हैं वो भी सही होनी चाहिए। और हाँ, एक अंदर से फील आता ही है अगर मैं इसमें सिलेक्ट हो सकता हूँ तो लगभग उसमें सिलेक्शन हो जाता है। और कभी कभी ऐसा बहुत कम होता है कि हमें लगे कि सिलेक्शन नहीं होगा और सिलेक्शन हो जाए, ऐसा बहुत कम होता है। जबकि ऐसा काफी होता है कि हमें लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगा और सिलेक्शन होता नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्ट, तो मैं सेम पॉइंट बोलने वाला था। अभी मैंने भी रिसेंट में इंटरव्यूज दिया और मतलब मेरा एक्सपीरियंस पता नहीं क्या रहा, और मैंने मतलब जो मुझे लगा कि मैंने आंसर सारे 100% करेक्ट दिए हैं परफेक्शन के साथ, बट स्टिल दे रिजेक्टेड मी इन सम प्रोफाइल्स। बट ठीक है, होता है, पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अभी आप आगे प्रोसेस करें ऋषभ, और बताएं मतलब कि क्या आपका टेक्निकल इंटरव्यू के बाद क्या अगला राउंड था और कब आपका रिजल्ट आया एंड फाइनली यू केम टू नो दैट ओके यू आर सिलेक्टेड। तो उनका मेरे पास पहले तो कोई कॉल नहीं आया कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। मेरा टेस्ट हुआ, मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के 1-1.5 घंटे बाद मेरे पास एक मेल आया कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट उन्हें ठीक लगते हैं, और मतलब कोई डॉक्यूमेंट उनकी रिक्वायरमेंट होती है हर कंपनी की, और अगर आपके डॉक्यूमेंट उस हिसाब से ठीक है तो वो आपको कॉल करते हैं कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं, और सैलरी नेगोशिएट करते हैं। और वैसे एचआर में कुछ इतना होता नहीं है, एचआर राउंड में सैलरी नेगोशिएशन ही होता है बस। और हाँ, तो वही हुआ था। और हाँ, मेरे पास पहले डॉक्यूमेंट सबमिशन का मेल आ गया था कि ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने, 10th-12th की मार्कशीट वगैरह ये सब, तो यही हुआ था। ओके ओके, थैंक यू ऋषभ। और व्यूअर्स, जैसा आपने देखा कि मतलब ऋषभ ने हमारे साथ पूरी प्रोसेस शेयर करी, और लास्ट में मैं इसको कंसोलिडेट करने की कोशिश करूंगा। लास्ट 1 मिनट में मैंने यहाँ पे सब कुछ नोट डाउन कर लिया है। तो ऋषभ से मैं एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि मतलब लास्ट तो नहीं कहूंगा, एक दो क्वेश्चन है मेरे रिगार्डिंग द रिज्यूम। जैसे रिज्यूम लोग बनाते हैं तो उसमें लोगों को डाउट रहता है कि क्या लिखें क्या नहीं लिखें, और जो रिज्यूम में लिखा होता है तो क्या उसके अलावा भी लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि केवल उसी पर ही क्वेश्चन पूछते हैं जो रिज्यूम में लोगों ने मेंशन किया होता है? रिज्यूमे नॉर्मल ज्यादा मीन्स वही चीजें होनी चाहिए रिज्यूमे में जो आपको आती हैं। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा चीज डाल दी, ये तो चीज क्लियर होनी चाहिए जो मैंने रिज्यूमे में जो भी कुछ लिखा है वो मुझे सब कुछ आता है। और उसके अलावा आपने कुछ भी ऐसा लिख दिया जो आपके रिज्यूमे में लिखा है लेकिन आपको इतना अच्छे से नहीं पता, तो उसका इंप्रेशन नेगेटिव पड़ता है। और ज्यादा बड़ा रिज्यूमे होना इतना ठीक नहीं है। आप ये सब, और हाँ एक जरूरी बात, आप उसमें लिखते हो कई बार मेरी हॉबी कुकिंग है, उससे उसका कुछ मतलब नहीं है। मैं डांस अच्छा कर लेता हूँ, इससे उसका कुछ मतलब नहीं होता। आपको जो जरूरी हॉबीज होती हैं वही लिखनी होती है।
वरना मतलब की हाँ मतलब कोई हॉबीज लिखना जरूरी है, नहीं उसमें है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हाँ नहीं है। आप टू दी पॉइंट रिज्यूम बना हाँ सकते हैं अपना, शॉर्ट एंड स्वीट, राइट। हाँ, जो जरूरी चीजें हैं, जो उनकी मतलब की चीजें हैं, वही उसमें करेक्ट। मेंशन करिए। जरूरी नहीं है कि रिज्यूमे बहुत बड़ा कर दीजिए, करें अपना। तो पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज आपने क्या पूछा था? कि आउट ऑफ द रिज्यूम क्वेश्चन हो सकता है या फिर नहीं, चांसेस हैं क्या? हाँ, आउट ऑफ द रिज्यूमे मीन्स आपने जिस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, अगर ओके। आपने जावा बैक डेवलपर के लिए अप्लाई किया है, बैकएंड डेवलपर के लिए अप्लाई किया है, या फ्रंट एंड के लिए अप्लाई किया है, तो वही पूछते हैं ज़्यादातर। और अगर उसके अलावा वो पूछते हैं तो मुझे नहीं लगता इतना फर्क पड़ता होगा। कि हाँ, आप जनरल अवेयरनेस, मतलब आपको थोड़ी बहुत अवेयरनेस है कि नहीं, जैसे कि एंगुलर किस लिए यूज होता है। अगर करेक्ट। आप भले ही बैकएंड डेवलपर है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जावास्क्रिप्ट क्यों यूज होता है, तो उसका इंप्रेशन नेगेटिव पड़ेगा। लेकिन ज्यादा डीप में वो नहीं पूछते। ओके ओके यही। ओके। एंड जैसा वन मोर क्वेश्चन जो लोगों को थोड़ा सा इश्यू लगता है मेरे ख्याल से, और मुझे भी थोड़ा सा डाउट आता है कई बार, कि अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल इंटरव्यू में, मतलब आपका टेक्निकल नॉलेज तो चेक होता है, उसके अलावा भी कुछ आपका टीम बिल्डिंग रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होते हैं, कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि लाइक आपने टीम को लीड किया है, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन बेस्ड आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में फंसा सकते हैं, तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस क्या आपसे पूछे गए? ऐसे क्वेश्चन मुझे एमडॉक्स में तो नहीं, लेकिन बाकी कुछ कंपनीज में जो मैनेजरियल राउंड था, मैनेजरियल राउंड में ज्यादातर वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं। एक आध क्वेश्चन कभी होता है कि वो टीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले। लेकिन मुझे अभी तक इतने जितने मैंने इंटरव्यू दिए, इतना कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा कोई पूछा नहीं गया। मेरे कुछ दोस्त हैं, वो बोलते हैं वो मैनेजरियल राउंड उनका होता है, तो उसमें वो अलग से मैनेजरियल राउंड होता है, उसमें वो पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। ओके। थैंक यू सो मच ऋषभ, और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी आपने अपनी जो एमडॉक्स की जर्नी थी वो कैसे, कहाँ से स्टार्ट करी और कैसे आप उसमें सेलेक्ट हुए फाइनली, तो ये सब कुछ शेयर करने के लिए फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं कंसोलिडेट कर देता हूँ, ऋषभ प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग समवेयर। तो ऋषभ ने 2019 में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फर्स्ट कंपनी उन्होंने विप्रो ज्वाइन की, एंड अराउंड 2.6 ईयर्स तक उन्होंने वहां पर काम किया, एंड आफ्टर दैट अराउंड 6 मंथ्स बैक उन्होंने एमडॉक्स के लिए अप्लाई किया। एमडॉक्स में 3 राउंड्स हुए उनके, और सभी के लिए सेम होता है, मतलब जावा प्रोफाइल बैकएंड प्रोफाइल के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, फर्स्ट होता है आपका टेस्ट राउंड। टेस्ट में कुछ आपके एप्टीट्यूड इंग्लिश क्वेश्चंस होते हैं, 2 कोडिंग क्वेश्चन एंड क्वेरी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, और जो कोडिंग का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं, एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि मॉडरेट टू टफ लेवल, हाई लेवल का हो सकता है। देन आफ्टर दैट आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा बेस्ड ऑन योर रिज्यूमे, आपने रिज्यूमे में क्या मेंशन किया है, आउट ऑफ द रिज्यूमे थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि ऋषभ ने यहाँ पर बताया कि हॉट टेक्नोलॉजीज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, लाइक एंगुलर किस लिए यूज होती है, नोट जेएस किस लिए यूज होती है, तो ये सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। और फाइनली एचआर राउंड था, उसमें सैलरी नेगोशिएशन वगैरह एंड कुछ इतना कुछ नहीं था। बाकी हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऋषभ ने बताए हुए हमारे साथ जो शेयर करेंगे, मैं उनको रिपीट यहाँ पे कर दे रहा हूँ, मैंने नोट डाउन करे। ओप्स हो गया, एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से रिलेटेड आपसे कुछ प्रोग्राम से भी पूछे जा सकते हैं, ऋषभ से भी पूछे गए जैसा उन्होंने बताया यहाँ पे। कलेक्शन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ऐसा मैं भी मानता हूँ, एंड मल्टी थ्रेडिंग वी कैन सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जावा 8 के कुछ न्यू फीचर्स एंड रिलेटेड टू द स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट में आपके एनोटेशंस वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन, एंड द प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस। ऑब्वियसली अगर आपने कोई कंपनी में प्रोजेक्ट करें तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको ईच एंड एवरीथिंग इन एंड आउट आपको हर कुछ पता होना ही चाहिए। ऐड करना चाहूंगा तो जावा 8 के लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस होते हैं, वो ओके। प्रैक्टिस जरूर कर लें, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सुनने में तो बहुत इजी लगते हैं, लेकिन वो बाद में बोलते हैं कि इसको जावा 8 से सॉल्व करना है आपको। तो राइट। वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके तो हाँ, काफी पूछते हैं। ओके ओके। थैंक यू ऋषभ, एंड ऋषभ वन लास्ट क्वेश्चन जाने से पहले, एक टिप्स जो आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, जो भी मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो, मतलब 2-3 इयर्स अपने एक्सपीरियंस लेवल वाले हो, या फिर अपकमिंग फ्रेशर्स अपन कह सकते हैं जो कॉलेज पास आउट होने वाले, तो उनके लिए एक छोटी सी टिप्स जो आप देना चाहें, या फिर जो कोई गलती जो आपने करी हो आप चाहें कि वो लोग ना करें, कुछ भी एक आपकी तरफ से। टिप्स क्या है? टिप्स यही है कि अगर आपको आईटी में जॉब करनी है, अपनी स्किल्स इनहेंस कीजिए। और हाँ, यही गलतियां करते हैं लोग, कि काफी ज्यादा एंजॉय कर लेते हैं टाइम। लेकिन आप स्किल्स सीखते रहिए, और जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप ग्रैब करने की कोशिश कीजिए, बस। राइट। ओके, थैंक यू सो मच ऋषभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में थैंक बस इतना ही, और ऋषभ ने हमारे साथ जो सब कुछ शेयर किया, आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। और अगर आपको कोई स्टिल डाउट रहता है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और मैंने ऋषभ शर्मा जो हमारे फ्रेंड है, मैंने उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप उनके साथ कनेक्ट करना चाहें तो आप लिंक्डइन पे थ्रू उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।